नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मेरे बीच में है बसपा के पूर्व पार्षद। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी हैं। तो मैं दिनेश कुमार जी से ये जानने की कोशिश करूंगा कि बसपा इस बार मेरठ में देवव्रत त्यागी जी को टिकट दिया है। वैसे लगातार काफ़ी समय से वो सबसे पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना ज़मीनी उन्होंने पकड़ बना ली है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। तो पार्षद जी, पूर्व पार्षद जी, मुझे ये बताइए क्या माहौल है बीएसपी का इस बार? बहन जी ने जो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं त्यागी जी, वह बहुत सोच समझ के यहाँ उतारे हैं। और मौजूदा हालात के अंदर जिस तरीके से इस समय सरकार चल रही है उसको देखते हुए वहाँ सभी मैं वैसा कहना नहीं चाहता, सभी जातियों का शोषण हो रहा है एक तरीके से। और जिस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पे जगह जगह गुर्जर समाज में अलग चल रहा है शोषण, और वो अपनी एक अलग वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। और ऐसे ही ये चौहान ठाकुर, इसमें भी ये रोष पनपा हुआ है। और कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ये बीजेपी का वोटर है। ये सभी बीजेपी के वोटर रहेंगे। और मैं समझता हूँ बहन जी ने जो इस समय प्रत्याशी उतारे हैं हमारे सबके बीच, बहुत अच्छे प्रत्याशी होंगे। अगर वह यहाँ से जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो सांसद का जो अपना एक क्षेत्र होता है, वहाँ यहाँ काफ़ी मतलब विकास होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गणित बताना पड़ेगा कि वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि त्यागी है ना, मुस्लिम जो है वो त्यागी को वोट देगा, या शेड्यूल कास्ट के दलित लोग वो त्यागी को वोट देंगे या नहीं देंगे। बसपा ने टिकट दिया त्यागी को, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा का नाम आगे आ रहा है, जो कि एक शेड्यूल कास्ट से है। तो क्या बीएसपी का वोटर, दलित वोटर, उसकी तरफ जा सकता है? देखिए, जो कोर वोटर है बसपा का, मैं नहीं समझता कि वह बहन जी से हटके और कहीं जाएगा। वो रही बात, आपने बताया कि योगेश वर्मा जी वहाँ से सपा से प्रत्याशी हैंगे, वह ठीक है, अपने समाज से हैं या जो भी चीज़ है, लेकिन बहुजन समाज का एक मूवमेंट जो है वह एक आइडियोलॉजिकल, मतलब वो अपना एक वो पकड़ अपनी मजबूत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज का जो प्रत्याशी जो हैंगे इस समय, जो वोटर हैंगे, वो वोट बहन जी को ही मतलब वोट करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ, त्यागी समाज भी इसके अंदर अगर वोट कर देता तो कहीं ना कहीं बहन जी जो प्रत्याशी यहाँ पे जो चिन्हित करेंगे वह जीतेंगे। और इसी तरीके से अन्य जहाँ जहाँ करें हैं वहाँ वो भी अच्छी तरह से मतलब प्रत्याशी लीड करेंगे। और मुस्लिम वोट को अब सोच समझ के अपना वोट देना है, कि ख़राब नहीं करना है। आप ये देखें कि भाई दलित सारा इसके अंदर जा रहा है, सारे मैं समझता हूँ कि त्यागी समाज या जो भी चीज़ हैं जो उनसे लगाव रखते हैंगे, जो उनको चाहते हैं, वह सब इनको करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं पाल समाज है, जितने भी ओबीसी समाज के हैंगे, वो कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हैं कि जो भाजपा को जो हराएगा हम उसको वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ है, त्यागी समाज के जितने भी मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी लोग हैंगे, वह सब बसपा को वोट करेंगे। साथ साथ जब ये देखेंगे कि हाँ भाई सभी इस बसपा की तरफ जा रहे हैंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो अन्य जितनी भी बिरादरियाँ हैं उनका रुख इधर की तरफ बिल्कुल पलटेगा। अच्छा, और कहीं मुसलमान जो है यहाँ का, वैसे देश की मैं बात कर रहा हूँ, देश का जो मुसलमान है इस बार उसका रुख किस तरफ है? देखिए, देश का मैं अपने यहाँ से अनुमान लगा सकता हूँ, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। अब शोषण आप समझ सकते हैं कि जब शोषण हो रहा है, या एक तो शोषण होता है कि हाँ भाई थोड़ा शोषण हो गया, लेकिन उनका जो शोषण है वो तो एक तरीके से चैलेंज करके मतलब उनके साथ शोषण हो रहा है। बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, बिल्कुल हम तो नहीं सीधी सीधी बात कर रहे हैं। चलो वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, जी जी। तो उसके बाद वो किसके साथ जाना पसंद करेगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जो सोच है कि मैं समझता हूँ कि जो भाजपा को हराएगा वह अपना रुख उधर की तरफ जरूर करेंगे। भाई 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया एक तरफा, 82% दिया मुसलमानों ने, लेकिन सरकार नहीं बनी। इस बात को लेकर मुसलमान भी नाराज़ हैं कि अगर हम यही वोट बीएसपी को दे देते तो शेड्यूल कास्ट का जो खुद का वोट है बीएसपी का और मुस्लिम समाज का और पिछड़ी जाती जाती, तो सरकार बन जाती। तो ऐसा तो नहीं कि वो बीएसपी के साथ इस बार जा रहा है, कई सीटों पे जा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आपने कहा नाराज़, वो वोट देके वो नाराज़ नहीं है, वो एक उनकी गलती हो गई है, वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये देखा है कि हमने अपना जो ट्रांसफ़र, जो अपना वोट है वो सारा उनको दे दिया था। अब कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जो उनके प्रत्याशी या जो भी चीज़ है उनके अनुकूल नहीं हो पाए प्रत्याशी, जो भी चीज़ है। एक विषय ये भी है कि जो इस समय मौजूदा स्थिति जो चल रही है ईवीएम के लिए,
तो ईवीएम भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वहाँ चल रहे हैंगे। चुनाव आयोग इसकी जो एक सरल प्रणाली है जो भी चीज़ उसकी बिल्कुल उनके उसमें नहीं आएंगे। ईवीएम के लिए अभी जो भी निर्णय आएगा भाई हम समझते हैं कि ईवीएम भी हटना चाहिए। लेकिन अभी तो 2024 का चुनाव है, ईवीएम से ही हो रहा है। देखिए ईवीएम से बेशक हो रहा है, जिस तरीके से बताया गया है कि वीवीपीएटी मशीन के अंदर जो पर्ची निकलेगी वह मतदाता के हाथ के अंदर आएगी और वह हाथ से अन्य जो बॉक्स होगा वह उसके अंदर जाएगी जो वो मांग कर रहे हैंगे, और उसकी गिनती उससे होएगी ना कि मशीन से। दोनों का मिलान करके मशीन की भी गिनती और सबकी टोटल और फिर उसकी काउंटिंग, पर्ची की काउंटिंग। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह ये भी है, वह तो भाजपा वाले तो अपने प्रत्याशी को हरा देंगे, जिसे चाहें वो जितवा सकते हैं और जिसे चाहें वो हरवा सकते हैं, क्योंकि वोटिंग अगर वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है वो करते आएंगे, मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ उनके लिए एक रामबाण है। और जो इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वो 400 पार भी ला सकते हैं। 400 पार तो इसलिए भी बोलते हैं कि एक नैरेटिव सेट कर देते हैं वो जी। अगर आपने बोल दिया कि भाई मैं तो 2 लोगों को 3 लोगों को मार सकता हूं, तो आप में अपने आप ताकत आ जाएगी, डर जाएंगे। तो ऐसे ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं 400 पार, जिससे कि सब ये लगे कि बीजेपी बड़ी मजबूत है। ये नैरेटिव है। सीट कितनी आ रही हो 4 जून के बाद पता चल जाएगा। हो सकता है कि बहुमती ना आ रहा हो जी। लेकिन आप भी जैसे बीएसपी के, आप तो कहोगे 80 की 80 सीट जीत रहे हैं हम, है ना। जब भी तो कार्यकर्ताओं में मजबूती मिलेगी। तो वो नैरेटिव सेट किया गया, ऐसा नहीं है कि 400 पार सीट मिल जाएगी या ईवीएम के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए 80 सीटों पे लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं ये सही बात है कि, लेकिन आप ये मान के चलें कि ईवीएम इनके पास जो ब्रह्मास्त्र रहेगा वह कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ है ये बस केवल भाजपा वाले ये माइंड को डाइवर्ट करते हैंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये मनोबल सबका, ये हमारा नहीं, ये सभी पार्टियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। आप देखो ना किस किस के यहाँ पे मतलब छापे पड़ गए या जो भी चीज़ है, इनके एक भी मंत्री या कोई भी विधायक सांसद या कुछ भी है किसी के पास छापे पड़े हैं? नहीं पड़े। कौन जा रहा है उसमें? जो भी विपक्ष के हैंगे सभी जा रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है वो सब जेल के अंदर हैंगे आज के डेट के अंदर। कौन है? आप ईवीएम जो है, ईवीएम मैंने आपको बताया ना, ये तो अपने मन मर्जी, अगर ये चाहें तो योगी जी को हरवा दें, योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के, अगर ये चाहें तो। यहाँ पे अगर ये सीट ये चाहें कि हाँ जी हमें इतनी बस केवल सीट इतनी देनी है, मुख्यमंत्री है ये योगी भी हटा देंगे। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा और लोकसभा ये दोनों अंतर हैंगे, ठीक है। विधानसभा के अंदर मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ करके जो दिया है वो संभव है। चलिए मैंने मान लिया कि संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही रहा है, क्योंकि आपने देखा कई जगह सरकार कांग्रेस की भी आई है। देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक विपक्ष के लिए मुद्दा छोड़ देते हैं कहने के लिए कि सपोज़ करो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, 2 के अंदर ये इन्होंने दूसरों को देखे कि हम वहाँ 2 हारे नहीं हैं, जबकि इनकी जो मनोदिशा मैं समझता नहीं कि विधानसभा या लोकसभा, देखिए विधानसभा के अंदर ये हार जाएं इनका कुछ वो नहीं है। विधानसभा ही कितनी हार जाएं या जो भी चीज़ हैगी वह विपक्ष को कितना जिता दें, इनका नेगेटिव ये नहीं है। इनकी जो ये सोच है, ये इनकी सोच ये है कि लोकसभा के अंदर जिस समय ये नारा दिया है 400 पार का, इनको लोकसभा के अंदर इन्हें 400 मतलब बहुमत हासिल करना है। आप भी दोनों, आप बीएसपी वाले हो, आप बोलिए 450 पार। नहीं हम क्यों बोलें 450 हम क्यों बोले? देखिए ये तो जनता पर डिपेंड करता है। ये नारे ये अच्छे लगते हैं, चलो सुनने में भी है, देने के अंदर ये जो भी चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर काम करा है तो वोटर वोट देगा ना। आप ये बताएं कि कोई भी अगर मोदी जी का 1-2 कार्य मुझे ऐसे बता दें कि हाँ जी उन्होंने कह रहे हैं हाईवे बना दिए बहुत सारे। देखिए चीन और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे, आज चीन कहाँ खड़ा हुआ है, और हम सड़क बनना और हाईवे बनना अगर इसको विकास कहते हैं तो ये विकास नहीं है। ये प्रधानमंत्री, ये एक हमारे जो केंद्र के अंदर बैठे प्रधानमंत्री जी हैं, यह उनका दायित्व है रोडों का विकास करना, नालियों का विकास करना, खड़ंजों का विकास करना, ये तो एक दायित्व है उनका, ये तो करेंगे भाई। हमारे पैसे तो हैं, हमारे पैसों से ही विकास हो रहा है, ये क्यों इस चीज़ को शामिल कर रहे हैं कि ये विकास कर रहे हैं? अरे हाँ आज हम देखो कितना पिछड़ रहा है हमारा देश, आज हमारा देश कितना पिछड़ गया है, इतना पिछड़ गया है कि इसको संभालते संभालते मैं समझता हूँ कि कितनी सदियाँ बीत जाएंगी। तो आप ये बताइए बसपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए बसपा जो चुनाव लड़ रही हैं बहन जी, अपनी एक उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी पे सभी हम फॉलो करते हैंगे। वह हम तो संघर्षों के आदी हैं जी, जो बहुजन समाज के जितने भी वो हैंगे सब संघर्षों के आदी हैं, और हम तो संघर्ष करेंगे।
आज आज हमारी मुद्दे भी तो होंगे, महंगाई है या रोजगारी है, ये मुद्दे होंगे। देखिए मुद्दे तो मैं आपको बता देता हूँ। बहन जी की जब जब 4 बार यहाँ की यूपी की हमारी मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, आप ये देखिए कि उन्होंने कौन से कार्य नहीं करे। मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में, जहाँ जहाँ जो भी कोई कार्य नहीं थे वहाँ सब कार्य हुएंगे, भरपूर कार्य हुएंगे। ऐसी ऐसी उन्होंने सड़कें दी हैं। नोएडा के अंदर पूरा जन्नत बना दिया है, गाजियाबाद देख लीजिए, ठीक है। कितने ही उन्होंने कॉलेज खोले हैंगे और यूनिवर्सिटी खोली हैंगी, स्कूल खोले हैंगे। तो ये शिक्षा की तरफ तो हम सभी उनसे जोर देते हैं कि भाई शिक्षा हमारे यहाँ पे प्रथम वो होनी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा। बहन जी उसी पे पैटर्न पे काम करती हैं। आप ये बताइए कि बहन जी ने काम कौन से नहीं करे। बहन जी ने सभी वर्गों को साथ लेके काम करा हैगा और किसी का शोषण नहीं होने दिया हैगा। नहीं, तारीफ तो बहुत है। मैं जब ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ तो 2007 से 12 का कार्यकाल वो सबसे अच्छा माना जा रहा अभी भी। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इससे पहले बीजेपी, उससे पहले समाजवादी पार्टी थी, लेकिन उससे पहले जब बीएसपी की थी तो कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। उसमें स्कूल कॉलेज या महंगाई पे लगाम लगी रही, तो नौकरियां लोगों को मिली। आज बेरोजगारी ज़्यादा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो अगर बीजेपी से लोग नाराज़ हैं तो मुद्दे आपके पास ये होने चाहिए ना। देखिए मुद्दे मैंने आपको बताया ना कि बहन जी की जो हमारी जो आइडियोलॉजी या जो भी चीज़ है हम उस पर ही काम करते हैंगे, उसी को फॉलो करते हैंगे। बहन जी के मुद्दे ये मेन मुद्दा ये है कि भाई किसी भी जाति धर्म के या जो भी चीज़ है मजहब का, तो बहन जी किसी पे भी शोषण नहीं करती हैंगी। आप विकास का मान के चलें तो कार्य जितने भी हैंगे मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में और अन्य जितने भी क्षेत्र में जितने भी कोई कार्य हैंगे वो विकास के सभी होते हैंगे। और कानून प्रशासन सब बहन जी के उसके अंदर सही रहा है और वही बहन जी का वो रहेगा। हमारा भी यही है। आपने कहा ना स्वीकारा, आपके साथ साथ अन्य भी ये स्वीकारते हैं कि बहन जी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा रहेगा। आप ये बताइए, मैं खुद पार्षद, ये बात तो सवर्ण भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी मान रहे हैं। जी मैं पार्षद रहा हूँ, क्षेत्रीय पार्षद रहा हूँ। तो एक सदन का भाई एक प्रतिनिधित्व मैंने किया है, तो कम से कम देखा है, स्थिति समझी है, जो भी चीज़ हैगी। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमने अपने कार्य जो अपने क्षेत्र के अंदर कराए हैं संघर्ष करके, जो भी चीज़ है सभी पार्षद अपने संघर्ष करके कार्य अपने क्षेत्र में कराते हैंगे। लेकिन इससे पिछला अगर हम योगी जी का शासन हम देखें तो उसके अंदर प्रत्येक जितने भी पार्षद थे वह बोर्ड हमारे लिए और उनके लिए वह खुद कहते हैं कि बिल्कुल इन्फीरियर रहा है, कुछ कार्य नहीं हुए हैंगे। अब ये लोकसभा के चुनाव जो आ रहे हैंगे, जो जगह जगह थोड़े से आपने देखे होंगे ये कार्य स्टार्ट हो गए हैंगे। लेकिन इससे पीछे अगर अब हम बोर्ड में जाएं तो उस बोर्ड के अंदर बिल्कुल कार्य नहीं होंगे, सिवाय बस केवल हिंदू और मुस्लिम। देखिए ये देश चलेगा, जो ये देश चलेगा किसी धर्म जाति से मजहब से नहीं चलने का हैगा। इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, उनको पूरा करना एक सरकार का दायित्व होता हैगा। उसको दायित्व को पूरा करना एक जो सरकार का जो रहता हैगा, वह इस कार्य पे अगर वो कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी सरकार अच्छी आएगी, उनका कार्य अच्छा रहेगा, उनका जितना भी शासन जब तक रहेगा वो सब जने उसको सही कहेंगे। हम तो निवेदन करते हैं योगी जी या जो भी चीज़ है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दें, विकास की जनता को समझना पड़ेगा ना। देखिए जनता तो मैंने आपको बताया ना, अगर जनता तो सब जने, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 में से आप 100 की बाइट लीजिए, आप केवल ईवीएम के मुद्दे पे बाइट ले लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि 90% आपको लोग ये कहेंगे कि हाँ जी ईवीएम के अंदर धांधली है, ईवीएम से सरकार बनती है। तो आपकी मेहनत मेरी मेहनत तो हम विफल हो गए ना। हम चाहे कितनी ग्राउंड में हम कितनी मेहनत कर लें या जो भी चीज़ हैगी, हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले किसने ये उठाया था कि ईवीएम कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी। इसके लिए आवाज़ किसने उठाई थी कि इससे धांधली होती हैगी? खुद भाजपा वालों ने उठाई थी, उन पर किताबें लिखी थी, ठीक है। तो अब ये पाक साफ क्यों हो गई है? अब तो सत्ता में है यार। हाँ, तो जनता चाह रही है ना कि भाई आप ईवीएम से वोट करा लीजिए, आप ईवीएम से एक बार। आप ये बताइए कि अब जिस तरह से बीएसपी अकेले लड़ रही है, मायावती जी ने ऐलान किया था पहले कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी से लड़ रही है बीएसपी या समाजवादी गठबंधन से लड़ रही है? क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। मैं मजबूत किसी को नहीं मान रहा यहाँ पर, ना ही मैं बसपा को मान रहा हूँ। आप बसपा वाले हैं लेकिन बसपा को मजबूत नहीं मान रहा। इसमें देवव्रत त्यागी आपके, योगेश वर्मा और अरुण गोविल, तीनों त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। अब इनमें मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा वोट बैंक यहाँ पे है मेरठ के अंदर, लगभग 6.5 लाख, और लगभग 3 लाख 80 हज़ार वोट दलितों का है।
तो ये जिसकी तरफ एक तरफा चला जाएगा, सरकार आसानी से बन जाएगी, बाकी पिछड़ी जातियाँ जो बीजेपी के खिलाफ है वो आ ही जाएगी उनके साथ। तो आप मुझे ये बताइए कि बीएसपी किससे लड़ रही है? देखिए, सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव के अंदर इस समय। सभी प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी होंगे, आप किसी के पास भी जाना। आपकी लड़ाई किससे है? मेरे बता रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधे सीधे देश की जनता से। हमने हमारे विचार, बहन जी के विचार, बसपा के विचार या जो भी है, इस समय जनता को ये देखना है, खासकर मुस्लिम वर्ग को। देखिए, पिछले आपने बताया कि नहीं, मैं आपको रोक के कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज तो दे ही नहीं रहा बीजेपी को वोट। मैंने मान लिया आपकी बात, वो तो समझ रहा है, वो वोट किसको देगा? भाई जाहिर सी बात है, जब एक बार उन्होंने गलती कर लिया, दोबारा क्यों करेंगे? बसपा के साथ है। जी बिल्कुल। तो मेरठ की सीट जीत रहे हो आप? बिल्कुल जीत रहे हैं जी, बिल्कुल जीत रहे हैं। इस बार मुस्लिम कहीं ना कहीं या जो भी चीज़ है वो बना के बैठा हुआ है कि जो इस भाजपा को इस सत्ता से उखाड़ेगा, जहाँ जहाँ प्रत्याशी जो उखाड़ेंगे, हम उनको वोट उनको देंगे जो इनको हराएंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम का गठजोड़ बीएसपी के लिए बन रहा है। बिल्कुल जी। तो कितनी सीटें जिता रहे हो? देखिए, ये तो गर्व की बातें हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये अगर ईवीएम सरा तो ये 400 पार का नारा जो दिया है, बिल्कुल 400 पार कर लेंगे ये। बिल्कुल मेरा मानना है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये ईवीएम के लिए लामबंद होना चाहिए। अब तो समय गया जी उस बात के लिए। अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है। आप मुझे बताइए, अब बीएसपी अभी नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ है, हमारी भी आस अभी तक यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट अच्छा दे दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पर्ची है जो निकल के है, वह एक वोटर के हाथ में आए और वो दूसरे बॉक्स में वो डले। तो मैं समझता हूँ कि काउंटिंग की जाए। हाँ, सीधे सीधे अगर इस पर अगर हो गया तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की राह बहुत कठिन है जी। सभी, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात। ऐसे ही बताइए, बसपा कितनी जीत जाएगी अगर ऐसा होता है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि बहन जी जहाँ अपने प्रत्याशी उतार रही हैं, भाई अगर उन्होंने 10 उतारे हैं कि 10 के 10 जीते हैं। हमारी तो काम ना है, हमारी तो एक सोच है, हमारी आइडियोलॉजी है, सब मेरी भावनाएँ हैं ये कि 10 के 10 जीते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 80 पर लड़ रही हैं आप, तो 80 उतार दिए। बिल्कुल, ये तो उत्तर प्रदेश की है, वो तो बहन जी तो हमारी तो भाई नेशनल पार्टी हैगी, सभी जगह बहन जी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन मेरी कामना है कि जितने भी प्रत्याशी बहन जी ने उतारे हैं वो सब जीत के आएँ। बहुत धन्यवाद। मजबूत करें देश को मजबूत करें। नाम मैं भूल गया, क्या बताया था? मेरा नाम दिनेश कुमार पार्षद है, पूर्व पार्षद। अच्छा, मेरठ से। कौन से सन में आपने? मैं 2012 से मैं 17 तक। जी 17 तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व पार्षद जी ने बताया कि बीएसपी जिस तरह से तैयारी कर रही है और 2022 में जो मुसलमानों ने गलती की है, वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते। जिसके पास वोट बैंक है वो इस बार उसको वोट देंगे और वो बसपा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।